अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए। When a soft iron rod, when a soft iron rod, when a soft iron rod when a soft iron rod inserted inside solenoid ब्रैकेट में लिखें अकॉर्डिंग टू डायग्राम, then what is effect on brightness of bulb? What is effect on brightness of bulb? यानी कि जब रोड को इंसर्ट कर रहे हैं तब बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में हमें बात करनी है। सॉफ्ट आयरन रोड है, सॉफ्ट आयरन का म्यू आर हाई होता है सॉफ्ट आयरन का म्यू आर लगभग 2000 के आसपास होता है, तो काफी ज्यादा होता है। जब इसको रोड को नहीं रखा है तब तो ओनली एयर है, एयर का म्यू आर 1.04 एग्जैक्ट कहें तो अप्रोक्सीमेट 1 लिया जाता है। तो जैसे इसको रखेंगे उसके अंदर म्यू आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सॉफ्ट आयरन रोड को रखने से म्यू आर उसके अंदर बढ़ता जाएगा, तो म्यू आर बढ़ेगा इसके अंदर ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रोड, म्यू आर बढ़ेगा। मतलब रोड इंसर्ट करते जा रहे हैं तो उस कॉइल वाला जो वॉल्यूम है उसमें म्यू आर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। म्यू आर बढ़ने की वजह से कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल इंक्रीज होता जाएगा। सही बात है, क्योंकि कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू आर की प्रोपोर्शनेट होता है। शुरुआत म्यू नॉट से होती है, क्योंकि अपने फ्री स्पेस के लिए पढ़े हुए सभी रिलेशन जो स्टडी कर रखे हैं। मीडियम है तो म्यू आर से आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो फिर फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई वगैरह जो भी फॉर्मूला है, तो म्यू आर से मल्टीप्लाई किया जाता है जब मीडियम वगैरह भरा हो। तो रोड को जब हम इंसर्ट करा रहे हैं तो रोड इंसर्ट कराने से म्यू आर बढ़ेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस एल भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर सोलोनॉइड है तो सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, या फिर अगर कैपिटल एन की फॉर्म में कहा जाए तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। किसी से भी देखा जाए आगे म्यू नॉट आ रहा है, मतलब ये फ्री स्पेस के लिए मीडियम होगा तो इंटू म्यू आर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर्ली फिर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू आर म्यू नॉट, और ये भी बन जाएगा म्यू आर एंड म्यू नॉट। तो जितना ज्यादा म्यू आर होगा, जितना इंसर्ट करते जाएंगे उतना ही एल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो जिसमें भी म्यू नॉट यहाँ पर आता है, मतलब मीडियम होगा तो म्यू मीडियम कह दें या म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दें। इस पूरे की जगह पर हम ओनली म्यू एम भी लिख सकते हैं, इसको हटा करके म्यू एम, क्योंकि म्यू एम का मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर ही होता है। तो कुल मिला के बात यही है कि मीडियम जब रखेंगे तो मीडियम का जो म्यू आर होगा उसके अकॉर्डिंग इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब इंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंडक्टेंस से बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फाई इक्वल टू एल आई, एल बढ़ाया जा रहा है रोड को इंसर्ट करके, तो लिंक होने वाला फ्लक्स भी इस कॉइल के लिए बढ़ता जाएगा। कॉइल से पासिंग फ्लक्स बढ़ेगा, रोड इंसर्ट करते जा रहे हैं फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है, तो फाई बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स डी फाई अपॉन डी टी इज देयर, डी फाई अपॉन डी टी होगा तो ईएमएफ होगा इंड्यूस। डी फाई अपॉन डी टी है ना, कहां पर डी फाई अपॉन डी टी? कॉइल में। क्यों हो रहा है डी फाई अपॉन डी टी? क्योंकि रोड इंसर्ट करने से वहां पर जो इंडक्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्टेंस बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है,
फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें? कॉइल में। कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट आएगी वहां पर। आई इंड्यूस का नेचर कैसा होगा? अपोजिंग या सपोर्टिंग? अपोजिंग नेचर होगा। तो सर्किट में आई नेट डिक्रीज हो जाएगी। नेट करंट डिक्रीज होगी तो आई स्क्वायर आर टी का वैल्यू डिक्रीज होगा। आई स्क्वायर डिक्रीज होगा तो हीट भी डिक्रीज ही होगी, यानी कि बल्ब का जो ग्लो है, बल्ब का ग्लो कम होगा। तो जब रोड को इंसर्ट कराते जा रहे हैं हम, तो इंसर्ट कराने पर ये प्रोसेस चलता जा रहा है साथ साथ ही, कि अपोजिंग नेचर का ईएमएफ आने की वजह से नेट करंट कम हो जाएगी। नेट करंट से मतलब जो पहले करंट थी ना इस बैटरी की वजह से जो फ्लो हो रही थी, तो उससे भी कम करंट हो जाएगी। तो करंट कम होने की वजह से बल्ब का ग्लो कम हो जाएगा, बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ऐसा कब तक चलता जा रहा है? जब तक रोड को इंसर्ट कराते जा रहे हैं तब तक। जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब तक, जब तक फ्लक्स बढ़ रहा है तब तक इस तरह काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने रोड को इंसर्ट कर दिया है, रोड को रोक दिया है, पहले बताओ यहां तक बात समझ में आएगी ना? कि फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस ईएमएफ अपोजिंग नेचर का आ रहा है जो करंट को कम कर रहा है। लेकिन जैसे रोड को कंप्लीट इंसर्ट कर दिया गया है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, कोई अपोजिंग करंट नहीं, तो नेट करंट जितना था उतना ही रहेगा। मतलब ये करंट कम नहीं होगी, तो जो हीट पहले थी उतनी ही मेंटेन हो जाएगी वापस। बल्ब का ब्राइटनेस जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ इसका? कि रोड जब इंसर्ट करा रहे हैं तो बल्ब का ब्राइटनेस कुछ कम हो जाएगा, और आफ्टर कंप्लीट इंसर्शन ऑफ रोड बल्ब वापस अपनी उस ब्राइटनेस पर जाएगा जिससे पहले ग्लो कर रहा था रोड को इंसर्ट कराने से पहले। यानी कि रोड को इंसर्ट कराने से पहले अगर फाइनल करंट को देखा जाए, बिफोर इंसर्शन, रोड को इंसर्ट करने से पहले आई नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर। आई नॉट मतलब फाइनल करंट, ई एंड आर पे डिपेंड करता है, तो ना ई चेंज और ना आर चेंज। जब रोड रख दिया है तो आफ्टर इंसर्शन आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर। आएगी बात समझ में? रोड को रखने से पहले भी मैक्सिमम करंट फाइनल करंट ई बाई आर ही है, और रोड को रख दिया है, रोड उसके अंदर ही है, आई नॉट ई अपॉन आर के बराबर ही है फिर से। ई क्या है? ईएमएफ बैटरी का, नो चेंज। आर रेजिस्टेंस, नो चेंज। तो चेंज किस में हुआ? जब रोड को इंसर्ट करा रहे हैं तब चेंज हुआ था फ्लक्स में। तो फाइनल करंट की हम बात करेंगे तो वो पहले जितना था उतना ही वापस आ गया है। इंसर्शन के पहले का करंट और इंसर्शन के बाद का करंट एक जैसा ही है। इंसर्ट जब करा रहे हैं तब करंट कम हो गई है। सबको आ रही बात समझ में? तो ये नोट करिए, मैं लैंग्वेज बोलता हूँ आंसर के लिए, वो भी फिर आप लिखेंगे। लिखिए लैंग्वेज। ड्यूरिंग, आंसर में लिखिए, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रॉड, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रॉड brightness of bulb decreases, brightness of bulb decreases, but after complete its but after complete insertion of rod bulb glow with its bulb glow with its previous peak brightness, previous peak brightness।
इतना सबको समझ में आ गया? थोड़ा और समझते हैं, कुछ और बातें समझें इसमें। तो कुछ और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे इंसर्ट करके रोड को रख दिया है, रोड इसके अंदर है। अब जब रोड अंदर है तो उस कंडीशन में फाइनल करंट की बात हमने कर ही ली है, ई अपॉन आर के बराबर होगा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर यूं पूछा जाए कि एक बार ये कॉइल खाली है, कोई रोड इसमें नहीं है, स्विच ऑन कर रखा, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब स्विच ऑफ कर दिया, रोड को रख दिया है, स्विच ऑफ किया फिर रोड को रख दिया है, रोड कंप्लीटली अंदर रखा हुआ है। अब फिर वापस स्विच ऑन कर रहे हैं, तो स्विच ऑन करने के बाद अब फाइनली जो करंट आएगी वो क्या रहेगी? सेम या डिफरेंट? सेम ही रहेगी। यानी कि एक बार कॉइल खाली है और बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो बल्ब का ग्लो देखा, फिर स्विच ऑफ किया, फिर रोड को रख दिया है, फिर स्विच ऑन किया, तो बल्ब का फाइनल जो ब्राइटनेस है वो सेम उतना ही आएगा जितना कि पहले था। लेकिन किसी बात में तो डिफरेंस आएगा कि पहले कॉइल खाली है, बल्ब ग्लो कर रहा है, रोड को रख दिया है, मतलब स्विच ऑफ करके रोड को रख दिया है और फिर वापस ऑन किया स्विच को। कहाँ डिफरेंस नजर आएगा? किसी चीज में तो डिफरेंस नजर आएगा, कहाँ डिफरेंस नजर आएगा? इंडक्टेंस बढ़ गया, ये बात सही है। इंडक्टेंस बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा कि बल्ब को अपनी पीक ब्राइटनेस तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। पीक ब्राइटनेस तो उतनी ही आ जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में टाइम पहले से ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस बढ़ गया है। इंडक्टेंस का काम क्या है? अपोज करना, करंट की वैल्यू में चेंज का अपोज करना। तो स्विच ऑन करने पर करंट बढ़ेगी, तो से तो बात सही, बढ़ना तो ही करंट को, लेकिन करंट के बढ़ने का अपोज पहले से ज्यादा होगा। अपोज पहले भी था क्योंकि एल तो पहले भी था, अब एल ज्यादा हो गया है, तो अपोज पहले से ज्यादा होगा। अपोज ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? टाइम ज्यादा लगेगा, कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि दूसरी बार में जब बल्ब अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंचेगा तो इस बार उसे पहले से टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा कह सकते हैं, अपनी पीक ब्राइटनेस तक पहुंचे। बाकी फाइनल ब्राइटनेस का वैल्यू सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सबको आगे बात समझ में? मतलब डिफरेंस कहाँ आएगा? पीक ब्राइटनेस तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, इतना कह सकते हैं। फिर आगे बात की जाए एक और इसमें, कि रोड अंदर रखी हुई है, रोड को रख दिया है और उसके लिए तो बात पूरी हो ही चुकी है। कोई हमसे पूछे कि रोड को बाहर निकाला जाए, तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस? बाहर निकालते जा रहे हैं, ड्यूरिंग बाहर निकालने के लिए तो फ्लक्स घटेगा, क्योंकि रोड निकाल, म्यू आर घटेगा, एल घटेगा, फाई घटेगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगी, सेम डायरेक्शन वाली आएगी। पहले अपोजिट डायरेक्शन वाली थी, अब सेम डायरेक्शन वाली। फ्लक्स घटने का अपोज हो, इस तरह से करंट देगी, इस तरह से इंड्यूस करंट आएगी, तो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। जितना बल्ब ग्लो कर रहा था उससे ज्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी। अब कुछ के माइंड में ये बात आ जाए, सर बैटरी थी, बैटरी जुड़ी हुई तो उस टाइम तो मैक्सिमम ब्राइटनेस होना चाहिए, तो ये फिर उससे भी ज्यादा ब्राइटनेस आ सकती है क्या? यस, आ सकती है ना, क्योंकि जो रोड जब इसके अंदर रखी हुई है तब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर ज्यादा है, और जैसे रोड को बाहर निकाल देंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कम हो जाएगी। तो वास्तव में एनर्जी खाली हो रही इस कॉइल में से, वो एनर्जी खाली होकर जाएगी कहाँ? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी जब बाहर निकाल रहे हैं उस ड्यूरेशन में। जब बाहर निकाल के एक तरफ रख दिया है तब तो वापस यही कंडीशन बन जाएगी, ई बाई आर, फाइनल करंट। ईएमएफ वही है, रेजिस्टेंस वही है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइनल करंट सेम रहेगी। बस वो चेंज जब तक हो रहा था कि फ्लक्स बढ़ रहा था तब चेंज हो रहा है, और अभी रोड को बाहर निकाल रहे हैं तब चेंज हो रहा है। उसी टाइम पर इंड्यूस ईएमएफ का रोल हो रहा है, बाकी इंड्यूस ईएमएफ या इंडक्टर का रोल कुछ भी नहीं है। सबको आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखें। in given circuit at t equal to 0, at t equal to 0, इट मीन्स क्या हुआ? t equal to 0, बैटरी कनेक्ट किया हुआ है तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन या जस्ट आफ्टर स्विच ऑन उसकी बात हो रही। स्विच ऑन जब किया है, कनेक्ट किया, तभी की बात हो रही, t equal to 0।
विच इज ट्रू, अलग अलग ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। टी इक्वल टू 0 के लिए ऑप्शन है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ E equal to 0। पहला है इंड्यूस ईएमएफ, कहां पर एल पे देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ये तो उसकी ही बात हो रही है। इंड्यूस ईएमएफ 0 है, नेट करंट 0 है, यू स्टोर्ड इन एल 0 है, पावर गिवन बाय बैटरी टू सर्किट इज 0। तो कौन सा करेक्ट है या कौन कौन से करेक्ट है कौन सा नहीं है, मतलब ट्रू फॉल्स बताना, सीधी सीधी बात है। कौन कौन से ट्रू है ये बता दो। क्या ए वाला ट्रू है? ए ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, पावर गिवन बाय बैटरी टू सर्किट, क्या ये 0 है? सही है ये? जो कौन को मानते डी वाला करेक्ट है? जो मानते डी वाला करेक्ट, आवाज तो ज्यादा आ रही थी, हाथ उठ ही नहीं रहे, बस इतने इतने से यहां से कोई था खुद ही समझ जाए, हाँ हमने हाथ उठा लिया था। पावर 0 है, कैसे पता लग रहा है पावर 0 है? लास्ट सन पे बात की थी अपन ने पावर के बारे में, ई इंटू आई, ई इंटू आई से पता लगता है। तो बैटरी का ईएमएफ तो ई है ही, और पावर मतलब जो करंट है वो 0 है, टी इक्वल टू 0 पर करंट 0 होता है सर्किट में। चलो एक एक की बात करें। इंड्यूस ईएमएफ पहले चेक करें, इंड्यूस ईएमएफ 0 है क्या? कितना होगा? मैक्सिमम रहेगा। इंडक्टर के क्रॉस टी इक्वल टू 0 पर इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होता है, जो सेल वाला होता है इसके बराबर ही आता है, अपोजिंग नेचर का आता है, तो मैक्सिमम होता है। तो ये फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया। आई नेट 0 सही है ये, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ काफी ज्यादा होता है, इसके बराबर ही हो जाता है ना इंड्यूस ईएमएफ। या तो उससे कहते हैं अपन इंड्यूस ईएमएफ इसके बराबर हो गया, नेट ईएमएफ 0 हो गया, या फिर सीधा सीधा इस एलआर डीसी सर्किट में करंट का इक्वेशन है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा, उससे भी आता है। जैसे टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें, और करंट का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है, तो ये करेक्ट है। यू स्टोर हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, जब आई का वैल्यू ही 0 है तो यू स्टोर भी 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, आई 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। पावर गिवन बाय बैटरी ये होता है ई इंटू आई, और तो आई का वैल्यू 0 है तो पावर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। क्लास 7 पे बनाया था ना जो डायग्राम, जिसमें वी एल वी आर ई लिखा था, फिर इक्वेशन बनाई थी मैंने एक कि ई इक्वल टू वी एल प्लस वी आर, फिर लिखा था ई आई, याद दिलाता हूं मैं कुछ। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, ये वोल्टेज की फॉर्म में है, इसको करंट से मल्टीप्लाई किया था, तो ई आई एल आई डी आई बाई डी टी प्लस आई स्क्वायर आर। याद आया कुछ?
तो वोल्टेज वाले इक्वेशन को करंट से मल्टीप्लाई जब किया तो सब जगह पावर इक्वेशन बन, मतलब पावर बन गया है। पावर पावर पावर, तो ये कौन सा पावर? थर्मल पावर, जो पावर लॉस है। ये पावर स्टोर्ड, ये पावर गिवन बाय बैटरी, जो बैटरी पावर सर्किट को दे रही वो पावर है। तो किस पर डिपेंड करे? करंट पे। करंट ही अगर नहीं दिया जा रहा तो पावर भी जीरो है, ऐसे हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें इंडक्टेंस L गिवन है 4 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 4 ओम है एंड वोल्टेज दिया हुआ बैटरी का। तो यहां भी बैटरी कनेक्टेड है, उसी के लिए बात की जा रही है, मतलब स्विच ऑन कर दिया है। तो क्वेश्चन की छोटे से लैंग्वेज लिखें। फाइंड टाइम इन विच find time in which find time in which stored energy in inductor stored energy in inductor becomes 1/4 of maximum energy stored, maximum energy stored। तो वो टाइम फाइंड करना हमें कि जब इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी का 1/4 हो जाए। कितना आया? 0.7 मिली जूल। टाइम, टाइम पूछा गया है, टाइम जूल में नहीं आएगा। देखिए यहां पर कंसेप्ट तो ठीक है, यही लगाना है जैसा कि आपने लगाया है। U इज इक्वल टू हाफ LI² है, ठीक है। तो स्टोर्ड एनर्जी का ये तरीका हमें पता है। यहां से हम जानते हैं कि U प्रोपोर्शनल I² होगा, तो I प्रोपोर्शनल रूट U, यानी कि डायरेक्ट U का इक्वेशन टाइम के साथ में नहीं पता है, हम करंट के बारे में जानते हैं टाइम का वेरिएशन। तो एनर्जी जब 1/4 होगी ना, तो उस टाइम जो करंट कितनी हो जाएगी? तो I हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी? 1/2। ऐसे लिखना समझ में आ गया क्या, या और अच्छे ढंग से लिखूं? एक मिनट, कैसे लिखना? हाँ, I2/I1 इज इक्वल टू U2/U1। फिर अगर ये U है तो ये U/4 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। और ये I2/I1 1/4 का रूट यानी कि 1/2, यानी कि I2 इज इक्वल टू I1/2। या तो डायरेक्ट ऐसा देख के लिख सकते हैं करंट हाफ होगी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहां पर कुल मिला के हमें यह पता लग रहा है कि जब स्टोर्ड एनर्जी 1/4 होगी ना, उस टाइम पर करंट हाफ हो जाएगी। ये खास बात है। तो हमें स्टोर्ड एनर्जी के 1/4 होने का टाइम फाइंड करने को बोला गया है। हम किसका टाइम फाइंड कर लेंगे? करंट के हाफ होने का टाइम। और करंट के हाफ होने का टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम। तो इसके लिए जो टाइम होगा, टाइम फॉर हाफ करंट इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 लेमडा, यानी कि L/R 0.693 L/R कितना आ गए? 4 × 10⁻³ अप्रोक्सीमेट कहें तो 0.7 मिली सेकंड भी कह सकते हैं। या तो ये आ गया 0.693 मिली सेकंड, या 0.7 मिली सेकंड कह सकते हैं।
कोई डाउट कहीं किसी स्टेप में जरा सा भी लग रहा है तो आप बता सकते हैं अभी, बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा। जो सोचेगा वो बेवकूफ होगा। किसी भी स्टेप में जरा भी डाउट है तो बता सकते हैं। लास्ट टर्न पे जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया तो उसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं। लास्ट टर्न पे सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं। सबको आ गया समझ में? मतलब इतना सब कुछ सोल्व कर लिया पर जरूरत भी नहीं पड़ती इतना सोल्व करने की। जैसे हमें लॉजिक पता लग जाए कि स्टोर्ड एनर्जी का 1/4 मतलब करंट हाफ, और करंट हाफ तो हाफ लाइफ टाइम, इजीली डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। एक और क्वेश्चन, किसी सर्किट का कोई पार्ट हमें दिया हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है और एक इंडक्टर कनेक्ट है। ए एंड बी दो पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। फाइंड वी ए माइनस वी बी इफ नंबर 1 है आई इंक्रीजेज विद रेट 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड। सेकंड में दिया हुआ है आई डिक्रीजेज विद सेम रेट। दो सिचुएशन में हमें वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। थोड़ा समझना है इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहां पर केवीएल हमें अप्लाई करना होगा। तो केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा सा पहले हिंट दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं यहां पर मैं। केवीएल जो अप्लाई करना होगा तो लिखने का तरीका यह रहेगा कि एक पॉइंट से लिखना स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल को, और यहां से लिखते हो यहां तक जाएंगे। इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू लास्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल वी स्टार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इसका 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 इक्वल टू वी लास्ट। ये तरीका होगा लिखने का। और हमने कहा था करंट के डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो माइनस साइन लगाना, माइनस आई आर, और बैटरी बोले तो बाद वाला साइन। बाद वाला साइन क्या है? प्लस। और इंडक्टर के लिए भी वही, हम डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो तो एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो हमें उसी तरह से लिखना जैसे कि रेजिस्टेंस के लिए हम लिख रहे हैं। उसका जो भी इफेक्ट आना है अपोजिंग सपोर्टिंग वो करंट के रेट के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा जब अगली स्टेप में हम जाएंगे। बट केवीएल लगाते टाइम हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे रेजिस्टेंस के लिए लगा रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन में जाने पर, तो सेम उसी तरह से लगाएंगे। माइनस आई आर तो या माइनस एल डी, करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस, प्लस एल डी बाई टी प्लस आई आर। तो एक तरीका तो ये, पहले एक मेथड की बात, फिर एक और तरीका है वही बता देंगे। तो देखिए यहां पर इसके लिखता हूं, पहला वाला क्वेश्चन करता हूं मैं। वी ए सबसे पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं, क्या लिखो प्लस या माइनस? माइनस आई आर। चलो पहले वैल्यू कुछ भी पुट नहीं किया, मैं लिख दिया माइनस आई आर। इसमें लिखा प्लस 15, फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। ये लिखने का तरीका हुआ है कि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो माइनस साइन लगाया है ना, ये वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से नहीं लगाया, ये तो मैग्नीट्यूड है एल डी बाई टी, और ये केवीएल से लगाया मैंने माइनस एल डी बाई टी। किसकी वजह से? केवीएल की वजह से। अगर मैं केवल यहां से स्टार्ट करता तो वी बी, बोलना जरा, वी बी प्लस
एल डी बाई डी टी माइनस 15 प्लस आई आर इक्वल टू वी ए, ये लिखा जाता। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। वी ए माइनस आई, आई कितना है 5, 5 इंटू 1 प्लस 15 माइनस एल कितना है 5 10 की पावर माइनस 3, डी बाई डी टी इंक्रीज या डिक्रीज, फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन इंक्रीज, तो ये आ गया प्लस 10 की पावर 3 इज इक्वल टू वी बी, ऐसे लिखा जाएगा। तो जो भी आता है सोल्व कर लेते हैं। वी ए माइनस 5 प्लस 15, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगी ना पावर, माइनस 5 इज इक्वल टू वी बी, ऐसे कैंसिल हो जाता है, ये पता है ना आपको। 10 की पावर माइनस 3 एंड 10 की पावर प्लस 3 हो गया है, तो 0 हो गया 10 की पावर, तो माइनस 5 बचा है। तो वी ए माइनस वी बी फाइनली कितना आ गया माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, मतलब किसी इंस्टेंट पर इसको अगर इंक्रीज किया जाए करंट को इस रेट से, तो उस इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। बस अगर ये कर लिया तो दूसरा सिंपल ही है। फिर सेकंड वाले की बात करें तो कहां चेंज आएगा सेकंड में, करंट डिक्रीज की जा रही है, तो जो रेट है ये डिक्रीज हो जाएगी, बताइए नेगेटिव हो जाएगी, रेट की जगह यहां माइनस साइन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये लिख देंगे इसमें भी वी ए माइनस, चलो वैल्यू पुट करता हूं इसमें, 5 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 5 10 की पावर माइनस 3 इंटू माइनस 10 की पावर 3 इज इक्वल टू वी बी। मतलब इतना सा काम किया है कि जो ये रेट पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव लिखा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, प्लस 3 माइनस 3, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ पे है ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये वी ए माइनस 5 प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू वी बी, कितना आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट। इसमें तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि करंट कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो रही है, तो डी आई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा। डी आई अपॉन डी जब 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो फिर कितना आएगा, फिर माइनस 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका रोल खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से जो भी दिक्कत आ रही थी, मतलब जो भी अपोज सपोर्ट कर रहा था वो कुछ नहीं करेगा, करंट कांस्टेंट है तो इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो ये जब हमने केवीएल लगाया है, हम जरूरत पड़ेगी तो आगे भी ऐसा ही लगा, हालांकि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं हमें, तो ऐसे ही लगाएंगे हम कि केवीएल जब लगाना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी हम काम में लेंगे, उसके साथ साइन प्लस माइनस जैसा भी होगा वो केवीएल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और वो तरीका यहाँ पर अपनाया है। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है इसका, वो लिखूंगा नहीं, मैं केवल हिंट बताने वाला हूं, हो सकता है किसी के माइंड में वही हो, दूसरा समझ में नहीं आता हो, इससे थोड़ा हिंट दे रहे हैं। यहां पर हमें पता है ना कि इसमें करंट को चेंज करने पर ये एक सेल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सेल की तरह, कि जब इसमें करंट को बढ़ाया जा रहा है, पहला केस क्या, करंट को इंक्रीज करने पर ये एक सेल की तरह काम, इस तरह का सेल कि करंट बढ़ने का अपोज करे, यानी कि इस कंडीशन में यहां जो सेल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ऐसा सेल। समझ पा रहे हैं अब, करंट को बढ़ा रहे हैं, इसमें करंट को बढ़ाया जाए, करंट का डायरेक्शन ये है ही, तो इस करंट के बढ़ने का अपोज इंडक्टर करेगा, तो सेल कैसा बनेगा, इस टाइप का। मतलब यहां ऐसा सेल की तरह आप बना सकते, मतलब सर्किट को दोबारा बना दें आप केबल लगाने के लिए, कि ऐसा सेल बना करके फिर दोबारा सोल्व करें। हाँ, अब ऐसा सेल बनाएंगे ना तो वहां पर उस सेल का कोई ना कोई ईएमएफ लिखना पड़ेगा, तो उस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो अगेन एल डी आई बाई डी टी से लिखी जाएगी, क्योंकि आपने साइन बना दिया यहां पर उसका, ये प्लस माइनस आपने इसका नेचर देख के बना दिया कि अपोजिंग नेचर उसका रहेगा। अब जब ईएमएफ लिखना पड़ेगा ना तो एल डी आई अपॉन डी टी जो वैल्यू है वही लिखनी पड़ेगी। मतलब इस बात का कहीं ना कहीं दोनों जगह ध्यान रखना पड़ रहा है आपको। आप सेल वाला अप्रोच लगाएं तब भी आपको ध्यान रखना है, और मैंने जो केवल बताया उस तरह से भी ध्यान रखना है। तो एक ही मेथड अप्लाई करें कि याद रखें माइंड में, दो में कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी दोनों से अगर सही सही अप्लाई करें तो आ जाता है आंसर, ऐसा नहीं कि एक से आए दूसरे से न आए, ऐसा नहीं होगा, दोनों से आ जाएगा। तो बस प्रॉपरली चेक करके हमें अप्लाई करना है
ये आ रही है बात समझ में, सेल वाली बात, कि जो इसका रोल है सेल की तरफ बना देंगे अपन। तो जब करंट बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ने पर ये करंट का अपोज करेगा, इस तरह का सेल बनेगा। करंट जब घटा रहे होंगे तो सेल कैसा बनेगा, अपोजिट सेल बन जाएगा, इस तरह का सेल बन जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट देने वाला। और वो सेल बनाकर फ्री, उसके बाद केवीएल लगा दो, बस सेल का वैल्यू एल डी अपॉन डी टी से लिखा जाएगा, क्योंकि उसका माइनस का काम पहले कर चुके हैं यहाँ पर, जो उसका नेचर वो यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। तो इसलिए हमारा कहना तो यही है कि अगर आपके पहले से कोई मेथड माइंड में फिट नहीं है, पहले से अच्छे से याद नहीं है, तो आप ऐसा ही करें कि केवीएल जब लगा रहे हैं अपन, तो रेजिस्टेंस के लिए जैसे लिखा माइनस आई आर, उसके लिए भी माइनस एल डी बाई डी। इधर से जाएंगे तो प्लस एल डी बाई डी प्लस आई आर, यहाँ पर मतलब एल डी बाई डी जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो काम में लेना है केवीएल लगाते टाइम पर, और साइन लगाना है साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल से। उसके बाद जो भी वैल्यू थी घटने बढ़ने का हमने पुट किया, प्रॉपर्ली सॉल्व करके सही आंसर आएगा। तो दोनों से सही आंसर आता है, हम ऐसे लिख के बता रहे हैं। आप कोई डाउट है तो बताइए अभी इसमें, आगे सबको। नेक्स्ट हेडिंग आता है, क्या है हेडिंग, बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करने वाले हैं। इस मौके पर एक बार फिर सेल्फ इंडक्शन को याद करें। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, किसी कॉइल में खुद में करंट चेंज करने से खुद में ईएमएफ का आना, वो सेल्फ इंडक्शन था। किसी कॉइल में खुद में करंट चेंज करने से खुद में ईएमएफ का आना, सेल्फ इंडक्शन। यहां पर दो कॉइल होंगी, इन जनरल इसको प्राइमरी बोल देते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। इसको से मतलब क्या ऐसा इसमें, इसको नहीं बोल सकते कि प्राइमरी, किसको प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। अगर दो इस तरह की कि एक में कनेक्ट है एक में नहीं है, तो एक को जिसमें कनेक्ट है उसको प्राइमरी। बाकी दोनों में भी बैटरी कनेक्ट हो सकती है, दोनों में करंट, वो अलग केसेस आएंगे। पर फिलहाल इन जनरल बात कर रहे हैं हम कि जिसमें बैटरी है उसको प्राइमरी, जिसमें नहीं है उसको सेकेंडरी। मतलब जिसमें हम करंट को चेंज करने वाले हैं, करंट को चेंज कर इफेक्ट को देखने वाले हैं, वो प्राइमरी हो जाएगी। फिर जिसमें इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे वो सेकेंडरी हो जाएगी। तो फिलहाल तो हमने केवल करंट को फ्लो किया हुआ है, और यहां हम बात करने वाले हैं कि सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है। यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है हर एक टर्न का। यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B2 नहीं है, वहां फील्ड B2 नहीं है, B1 का ही फील्ड जाएगा, 1 वाला ही फील्ड वहां जाएगा, क्योंकि उसमें करंट है ही नहीं, करंट तो 1 में है। तो अब यहां जो स्टडी करने वाले हैं फिलहाल हम, केस फर्स्ट, when current I1 is equal to constant, करंट कांस्टेंट रखकर स्टडी करने वाले हैं। मतलब जो भी इफेक्ट हम देखने वाले हैं करंट के वेरिएशन के साथ साथ नहीं देख रहे फिलहाल, कि करंट कांस्टेंट फ्लो कर रखा है तो उससे कुछ बात हम समझने वाले, कुछ लॉजिक समझने वाले हैं। ऐसा ही काम सेल्फ इंडक्शन की स्टडी के टाइम भी किया था हमने, कि कॉइल में करंट को कांस्टेंट रख करके कुछ पैरामीटर स्टडी किए थे। तो क्या समझा था हमने उस कॉइल के लिए, हमने करंट को सेल्फ इंडक्शन जब स्टडी किया था, करंट कांस्टेंट रख के हमने क्या समझा था, कॉइल के लिए हमने क्या फाइंड किया था, सेल्फ इंडक्टेंस एल फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था, सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो ऐसे देखते हैं यहां पर कि जैसे इसमें करंट को जो फ्लो किया गया है, तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फील्ड लाइंस कुछ यहां भी जाएंगे। यहां की फील्ड लाइंस जब यहां पहुंच रही हैं तो कुछ फील्ड लाइंस आर पार निकल जाएंगी। तो जो फील्ड लाइंस आर पार चली जाएंगी केवल उनको ही मैंने डायग्राम में बनाया है, क्योंकि कुछ लाइन ऐसी भी होंगी जो ऐसे चली जाएंगी, कुछ ऐसे भी जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो क्लोज लूप बनाना होता है। ऐसे ये और बड़ा लूप बनाएंगे, इससे सीधे जाती हुई दिख रही है हमें,
यानी कुछ लाइन प्राइमरी की सेकेंडरी से लिंक हो जाएंगी, तो फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब फ्लक्स लिंक हो रहा है, यहाँ भी बी आ गया है, किसका आया? बी वन वाला बी आया है, कॉइल वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ हर एक टर्न का कोई ना कोई एरिया है, A2 है, और फील्ड B1 है, तो B1A2 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 कितना? N2 B1A2। टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से ये हो जाएगा। करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो सेकेंडरी से पासिंग टोटल फ्लक्स प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। सेकेंडरी से पासिंग फ्लक्स प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। हमने बोला कि प्राइमरी की करंट के प्रोपोर्शनेट है, कुछ के माइंड में ये आ सकता है सर इसके टर्न के भी तो प्रोपोर्शनेट है, इसका एरिया भी तो प्रोपोर्शनेट है, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हमने बोल दिया ना सेकेंडरी कॉइल मतलब कॉइल को फिक्स कर दिया है, तो कॉइल को फिक्स कर दिया मतलब नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो गए, एरिया फिक्स कर दिया है, तो इससे पासिंग जो फ्लक्स है वो प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। करंट अगर यहां ज्यादा फ्लो करेंगे तो ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेंगे तो फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो जो भी फ्लक्स यहां लिंक रहेगा वो प्राइमरी करंट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फाई टू टोटल प्रोपोर्शनल I1। लेकिन जैसा ही हम इसको लिखते हैं कुछ के मन में एक सवाल आ जाता है, सर आपने प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब करंट को चेंज कर रहे हैं। चेंज नहीं करे, इसका मीनिंग करंट को चेंज करना नहीं हुआ, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा हुआ है कि करंट अगर इस कॉइल में ज्यादा रहेगी, I1 अगर ज्यादा, तो फ्लक्स लिंक ज्यादा रहेगा, ये कहना चाहते हैं। हम उस इफेक्ट को अभी स्टडी नहीं कर रहे कि करंट बढ़ाने पर यहाँ क्या हो रहा है सेकेंडरी में क्या, और ये नहीं देख रहे कि करंट फ्लो करने से फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर हमने 5 एम्पीयर करंट फ्लो किया तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स रहेगा, 10 एम्पीयर फ्लो किया तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स, जितना भी फ्लो कर रखा करंट उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स लिंक सेकेंडरी से रहेगा। तो फाई टू टोटल प्रोपोर्शनल I1, तो सेकेंडरी से पासिंग फ्लक्स प्राइमरी करंट के अकॉर्डिंग रहता है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। फाई टू टोटल इज इक्वल टू MI1। M क्या है? ये इंडक्शन बोला कुछ लोगों ने, म्यूचुअल इंडक्शन बोल दिया। इंडक्शन तो ईएमएफ हो जाता है फिर, अभी ईएमएफ नहीं आया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे इसे, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाएगा, जो कैपिटल M से लिखा जा रहा है। तो यहां जो M है, दो कॉइल के बीच में M की बात चल रही है, तो M को ऐसा भी लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू फाई टू टोटल अपॉन I1, या यूं कह सकते हैं कि N2 फाई टू अपॉन I1, N2 फाई टू क्या हो गया? B1A2 अपॉन I1। ये N2 फाई टू लिखा है इस टोटल फ्लक्स को, इट मींस फाई टू यहां पर क्या है? फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न, यही हुआ इसका मीनिंग, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और सभी टर्न से मल्टीप्लाई करने पर टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और इसी फाई टू को लिखा गया है, मतलब इससे पासिंग वन टर्न का फ्लक्स B1A2, B1 इसका फील्ड यहां जा रहा है इसलिए B1 कहा जाएगा, और A2 एरिया है ही सेकेंडरी के टर्न का। तो M इस तरह से है। M कब होता दो कॉइल के बीच में? जैसे हमने L की बात की थी वैसे आज M की बात कर रहे हैं। दो कॉइल के बीच में M कब होता है? जब प्राइमरी में करंट फ्लो करेंगे, सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हो जाएगा, तो उनके बीच में M होगा, अदरवाइज M नहीं होगा। प्राइमरी में करंट फ्लो करने से सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक अगर हो रहा है तो उनके बीच में M है, अदरवाइज M नहीं है। कहीं भी अगर हमें चेक भी करना हो दो के बीच में M है या नहीं है, तो ऐसे ही चेक किया जाएगा, एक में करंट फ्लो करेंगे और दूसरे में फ्लक्स लिंक को देखेंगे, अगर ऐसा है तो वहां पर उनके बीच में M, अदरवाइज M नहीं है। देखिए यहां पर इसमें करंट फ्लो करने से इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है क्या? इसमें करंट फ्लो करने से फ्लक्स लिंक हो रहा है इसमें, इसलिए इनके बीच में M है, अदरवाइज M नहीं होता। इनके बीच का M कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? कुछ फैक्टर तो यही नजर आ रहा है हमें, जैसे दोनों के बीच का जो एयर गैप है, दोनों के बीच का एयर गैप, एयर गैप से मतलब जो गैप यहां नजर आ रहा है ये एयर गैप है, इस एयर गैप पर भी M का वैल्यू डिपेंड करेगा। कैसे? इस कॉइल को जो यहां पर रखी उसको दूर ले जाया जाए, अभी ये पास पास दूर ले गए, दूर कहीं दूर, कहीं दूर ले गए, एयर गैप काफी ज्यादा हो गया, फ्लक्स लीकेज काफी ज्यादा हो जाएगा। एयर गैप बढ़ने से फ्लक्स लीकेज बढ़ता जाता है, क्योंकि अभी बहुत कम लीकेज है, जितना दूर ले जाएंगे फ्लक्स लीकेज उतना ज्यादा होता जाएगा, तो M उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि एयर गैप पर डिपेंड करेगा। क्या
एम, दोनों कॉइल के बीच में जो एम है उनके बीच जो एयर गैप उस पर डिपेंड करेगा। दोनों कॉइल का अरेंजमेंट फिलहाल इस तरह से है, ऐसा अरेंजमेंट है ये। तो अरेंजमेंट इस तरह से, अरेंजमेंट हम कहेंगे ये कोएक्सियल अरेंजमेंट है। कैसा है? कोएक्सियल। तो इस वजह से इस डिस्टेंस पर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर एक कॉइल को मैं ऐसे कर दूं इस तरह से, तो फ्लक्स लिंक कम होते 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 जीरो हो जाएगा। यानी कि एक कॉइल ऐसे और एक ऐसे, तो फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। अभी ऐसे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो जाएगा। यानी कि दोनों कॉइल के ओरिएंटेशन पर भी उनके बीच एम डिपेंड करेगा। यानी कि एक का फ्लक्स दूसरे में देखना होता हमें, तो एम डिपेंड करेगा। और इसको आगे और भी हम अच्छे समझने वाले हैं कि ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। और भी फैक्टर्स हैं, वो आगे धीरे धीरे आते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एम अगर देखना हमें, तो वन कॉइल में करंट फ्लो करने पर दूसरा कॉइल से फ्लक्स लिंक अगर हो रहा है तो समझेंगे उनके बीच में एम है, अदरवाइज नहीं है। यानी केवल दो कॉइल होने से काम नहीं चलेगा, केवल पास पास होने से काम नहीं चलेगा। एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक भी होना चाहिए, तभी जाकर के उनके बीच में एम है, अदरवाइज एम नहीं है। आ रही बात समझ में? केवल क्लास में बैठने से काम नहीं चलेगा, फील्ड अप्लाई करने फ्लक्स लिंक भी होना चाहिए, तभी जाकर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात, जो कहते हैं समझ वाली बात डेवलप हो पाएगी, नॉलेज डेवलप हो पाएगी, नहीं तो नहीं डेवलप हो पाएगी। जाग रहे हैं कैसे? कौन कौन जाग रहे हैं? हाथ उठाएं जरा। या फिर आज निश्चिंत हो गए कि चलो 2 क्लास तक यही सुनना है, सो जाओ आराम से। अच्छी बात है, मन को आपने भी से मजबूत बना लिया है। हाँ, 2 घंटे तक सर को ही तो सुनना है, सुने जाओ, सुनते जाओ। तो क्या हो गया? 3 घंटा है? 3 घंटे का पूरा एक शो चलेगा मतलब है? इसमें ईएमआई चलेगा। हाँ, सेल्फ इंडक्शन भी होगा, म्यूचुअल भी इंडक्शन भी होगा, और फिर क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, बल्ब भी चमक रहे हैं। चमक रहे हैं ना? बल्ब नहीं चमक रहे? चमक रहे हैं बल्ब? नहीं चमक रहे? नहीं चमक रहे तो बता देना ना, चमक जाएंगे। तो बात कर रहे थे यहाँ पर, कभी बल्ब बंद भी हो रहे हैं, कभी स्विच ऑन करे तब भी बल्ब चमक ही नहीं रहे, ऐसा भी हो रहा है। स्विच ऑन करते बल्ब क्यों नहीं चमकता? अरे स्विच ऑन करते बल्ब क्यों नहीं चमक रहा? अपोजिंग ईएमएफ काफी ज्यादा आ रहा है, इसलिए इंडिसेफ का वैल्यू जो अपोजिंग नेचर काफी ज्यादा आने की वजह से नेट ईएमएफ जीरो हो जाता है, और नेट ईएमएफ जीरो आने से फिर करंट जीरो हो गई थी। हाँ, तो बात कर रहे थे यहाँ पर हम एम के बारे में। एम क्या है ये बताना जरा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर है एम। एक कॉइल में करंट फ्लो करने से दूसरे से फ्लक्स लिंक तभी हो पाएगा जब उनके बीच में एम होगा। उनके बीच में एम नहीं है तो फ्लक्स लिंक भी नहीं हो पाएगा। यहां इन दो को ये एम जो यहां लिखा हुआ है, अगर दो अलग अलग अरेंजमेंट दे दिए जाएं, एक में करंट I1 फ्लो किया और फ्लक्स लिंक को देखा गया दूसरे के लिए, दूसरा अरेंजमेंट में देखा गया, तो जिस अरेंजमेंट में एम का वैल्यू ज्यादा होगा वहां सेकेंडरी से ज्यादा फ्लक्स लिंक हो पाएगा। केवल दो कोयल होने से काम नहीं चलेगा, उनके बीच में एम होना चाहिए। एम ज्यादा होने पर फ्लक्स भी लिंक ज्यादा हो जाएगा। चलो एक बात और देखते हैं यहां पर, ऐसा यूनिट, एम का ऐसा यूनिट वेबर अपॉन एम्पियर तो हो ही जाएगा, और इसको ही हेनरी भी कहा जाता है। एक बात और, I1 को डबल करने से M1 डबल या हाफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि I1 से ही B1 आ रहा है। ये जो B1 है I1 की वजह से ही है, तो I1 डबल करने से B1 यानी कि फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि M प्रोपोर्शनल I1 की पावर 0 करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। शातिर का भाई ये भी LCR थे ना शातिर, लास्ट टर्म पे, उससे पिछले पिछले टर्म पे थे, तो उन्हीं का ही ये रिलेटिव है। तो M प्रोपोर्शनल I1 की पावर 0, मतलब करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। M तो किन पे डिपेंड करेगा? अभी बात की थी ना, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, एयर गैप पे डिपेंड करेगा, और भी ज्योमेट्री वाले पैरामीटर्स हैं उन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न वगैरह, लेंथ है कोयल का, तो वो सब आगे आता जाएगा। तो ये अब तक हमने इसमें क्या समझा? यहां पर एम के बारे में समझा है हमने। किसके बारे में समझा? एम के बारे में, कि एक कॉइल में करंट को फ्लो करा करके हमने देखा
कि एक में करंट फ्लो करने से दूसरे में फ्लक्स लिंक हो गया, मतलब उनके बीच में एम है। अब करंट चेंज करेंगे। क्या करेंगे? करंट चेंज। किसमें? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? अगर एम हो ही नहीं, करंट चेंज करते जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम होना जरूरी है। तो यहां बात कर रहे थे हम सेकंड केस के बारे में। व्हेन I1 वेरिएबल, I1 क्या है? अरे I1 कौन है? ये वेरिएबल है। अरे कौन है? किस में है करंट? प्राइमरी में करंट है, प्राइमरी कॉइल में I1 करंट है। इस करंट को वेरी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वेरी करने वाले हैं। तो I1 को जब बढ़ाया जाएगा, I1 को बढ़ाने से यहां पर भी बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, तो यहां भी बढ़ेगा। अच्छा, यहां भी बढ़ेगा। तो उससे पहले चलो एक बात और, अभी जो यहाँ एम की बात कर रहे थे ना अपन, अब इसको थोड़ी देर रोक दिया गया ना, होल्ड कर लो, तुम्हें रोक दिया, मतलब यहीं पर इस पे आ गए अपन, कि यहां बात कर रहे थे कि प्राइमरी में करंट फ्लो करने पर यहां फ्लक्स लिंक हो रहा था। प्राइमरी में करंट फ्लो करने से इसके अंदर फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा क्या? खुद में फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा क्या? हो रहा फ्लक्स लिंक। तो खुद में करंट फ्लो करने से खुद से फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास? सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। तो इस कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी, क्या इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है? वापस करें, चलो कुछ भी बात नहीं कर रहा मैं, आपको दो कॉइल दे रखी है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। ओनली कॉइल 1 की बात करूं मैं, क्या इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है? फिर मैं कॉइल 2 की बात, क्या इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है? कैसे पता लग रहा है कि इसमें करंट फ्लो करेंगे तो फ्लक्स लिंक हो जाएगा इससे भी, और इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इससे फ्लक्स लिंक हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस एल चेक करने का तरीका ही तो था कि उसमें करंट फ्लो करने से उसमें फ्लक्स लिंक हो जाए। अगर ऐसा है तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी तो इसके पास भी है, वो प्रॉपर्टी तो इसके पास भी। इसका सेल्फ इंडक्टेंस को हम L1 से लिख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। और जब करंट चेंज करें तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी आ जाएगा, पर अभी उसको स्टडी हम नहीं कर रहे ज्यादा, हमें पता है कि हाँ इसके पास वो प्रॉपर्टी है। सेल्फ इंडक्टेंस इसके पास भी है, सेल्फ इंडक्टेंस इसके पास भी है। लेकिन यहां पर हम एक में करंट फ्लो करके दूसरे में इफेक्ट को देख रहे हैं, इसलिए इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी भी है। तो अब करंट को चेंज करने की बात कर रहे हैं कि जब यहां करंट को बढ़ाएंगे तो यहां बी बढ़ेगा, यहां बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा। किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। फ्लक्स चेंज की बात करें तो यहाँ ईएमएफ आ जाएगा। तो यहां जो ईएमएफ आएगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? इसका फ्लक्स जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? MI1। क्या है ये? MI1। क्योंकि इन दोनों के बेसिस पर ही बात कर रहे हैं कि एक में करंट चेंज करने से यहां जो फ्लक्स आया है, यहां जो ईएमएफ आया वो जानने वाले हैं। तो इसमें जो फ्लक्स है वो MI1 है। अब इसमें इंड्यूस फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? फ्लक्स का। तो इसमें जो फ्लक्स लिंक है वो ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा d∅dt। तो डिफरेंशिएशन करते ही हमें ईएमएफ मिल जाएगा। तो पुट करते हैं इसमें, देखिए φ2 टोटल इज इक्वल टू MI1, ये इक्वेशन लिख दी गई है। नाउ डिफरेंशिएशन किया जाएगा, d/dt φ2 टोटल इज इक्वल टू d/dt MI1। d/dt φ2 टोटल इज इक्वल टू -MDI1/dt। ये माइनस मर्जी से लगा दिया मैंने दोनों तरफ, मर्जी से ना, मेरी मर्जी। तो मैंने यहां भी माइनस लगा दिया और यहां भी मैंने माइनस लगा दिया, दोनों जगह मैंने माइनस लगा दिया। लेकिन जैसे मैंने मेरी मर्जी लगाई तो एक रिजल्ट निकल के सामने आया, ये ईएमएफ आ गया। क्या आ गया? ईएमएफ आ गया। होता है ना कई बार, मर्जी से जब कोई काम करते हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आता है। आप मर्जी से तो पढ़ने आए थे यहाँ पे, या बिना मर्जी के पढ़ने आए थे? बस। और जितना अच्छा मर्जी से आप पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, अपनी इच्छा से पढ़ेंगे, खुद की एनर्जी से पढ़ेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मर्जी से तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आप डॉक्टर अपनी मर्जी से ही बनेंगे, जबरदस्ती नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं? आप डॉक्टर आपकी मर्जी से ही बनेंगे,
जबरदस्ती नहीं बनाया सकता आपको डॉक्टर कि नहीं डॉक्टर तुम्हें बनना ही पड़ेगा, डॉक्टर बनना ही पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। मर्जी से आप डॉक्टर बनेंगे, तो मन में आपको ठानना होगा हाँ मुझे डॉक्टर बनना ही है। नहीं बनना तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई और बन जाएगा। तो माइनस डी अपॉन डी टी, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकंड इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। तो मैंने माइनस साइन लगा दिया मर्जी से। किससे लगाया? मर्जी से। आप भी यहां आए किससे? डॉक्टर बनेंगे। चलो ठीक है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे E2 की बात हम कर रहे हैं, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आ गया, मतलब सॉरी म्यूचुअल वाला इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, ये आ गया। E2 इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। इस पूरे की जगह E2 लिख दिया मैंने, माइनस साइन लेंज के अकॉर्डिंग आता है, तो वही माइनस का रोल यहां पर भी है, माइनस साइन लेंज लॉ की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस साइन है। तो वापस इस रिलेशन के बारे में हम अगर बोले तो ऐसे ही कहेंगे कि ये तो प्राइमरी कोयल का पैरामीटर यहां पर है और ये सेकेंडरी कोयल का पैरामीटर है। तो इन सेकेंडरी कोयल और ये है इन प्राइमरी। दोनों कोयल का इंपॉर्टेंस बता दिया मैंने, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। मतलब प्राइमरी कोयल में करंट चेंज करने से सेकेंडरी में ईएमएफ आएगा। वो ईएमएफ उन दोनों के बीच एम कितना है उस पर डिपेंड करेगा। एम नहीं होगा तो नहीं आएगा, एम होना जरूरी है तभी आएगा। हम करंट चेंज करते जा रहे हैं, हम फील्ड अप्लाई आप पर कर रहे हैं, आपसे फ्लक्स लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं हो रहा, भले हम चेंज करते जाएं, आप में कोई नॉलेज वाला ईएमएफ या नॉलेज वाली करंट इंड्यूस नहीं होगी। इसे लिंक होना जरूरी है। लिंक हो रहा है? सोते हुए लिंक नहीं होगा, जागते हुए लिंक होगा। जाग रहे हैं सब? तो जिनको नींद आ रही है उठ के जा सकते हैं, नहीं तो मुझे भेजना पड़ेगा फिर बाहर। उठ के जा सकते हैं बाहर, खुद सेल्फ मतलब मर्जी से तो अच्छा लगे। मर्जी वापस ये बात है, मर्जी वाली बात है कि मर्जी से जाएं, मर्जी से आ जाएं, पर मर्जी से सो न जाएं। ऐसा नहीं करना, वो रूम पे जाके सोना मर्जी से। तो E2 इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। मतलब इस चीज में देर ना करें, क्योंकि ये आपका ही टाइम खराब हो रहा है कि क्लास तो चलती जा रही है, लगातार हर पर क्लास आगे बढ़ती जा रही है, सिलेबस आगे बढ़ता है और आप रुक गए हैं, क्लास में सो गए। कितना बड़ा लॉस हो गया है। नहीं कौन देख रहा है, थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, थोड़ी नींद उड़ जाएगी, थोड़ी देर फिर थोड़ी देर आंख खोल लिया फिर वापस सो गए, उससे कोई फायदा नहीं है। ये सोने की जगह नहीं है, ये किसकी जगह? पढ़ाई करने की जगह, सुनने की जगह, समझने की जगह है। यहाँ आपको नहीं सोना है, उठ के चले जाना है और घूम फिर के वापस फेस वगैरह धो करके पानी पी के वापस आ जाए, तो उससे नींद उड़ जाएगी। हो जाता है ऐसा, कई लोग ऐसा करते हैं, उठ जाते हैं फिर वापस घूम फिर के जाते हैं। चक्कर लगा लो बार 2 4 10। हाँ नीचे मत भाग जाना, फिर यहीं पे फ्लोर पे चक्कर लगा लो बस, जब तक नींद न उड़ जाए अच्छे से, क्योंकि क्लास में बैठने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बस कॉपी में वैसे ऐसे लाइन बनेंगे, ऐसे कहीं कॉपी देखता पता लग जाता है, ऐसे लिखा एम ऐसे कुछ, फिर रुक गया, फिर ऐसे कॉपी होती गई है, ऐसे चलता रहा। तो इसलिए इस बात में देर ना करें, कौन उठेगा कौन जाएगा, कोई कहने वाला है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? ये इंड्यूस ईएमएफ आया, किस में आया? सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ हमें मिल गया है, माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहां तक नोट हो गया होगा। तो अब लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन ये कहां पर होता हुआ दिख रहा है आपको? मतलब कौन सा कोई रिलेशन देख के पता लग रहा है कि हाँ म्यूचुअल इंडक्शन यहां नजर आ गया? ये इक्वेशन है, ये है, ये है, क्या है ऐसा यहाँ पर? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया ऐसा कहां दिख रहा है आप बताइए?
फ्लक्स में दिख गया, ये इसमें दिख गया, लास्ट वाली इक्वेशन ईएमएफ, इंडक्शन मतलब ईएमएफ, ईएमएफ आ गया, यहां दिख रहा है हमें कि म्यूचुअल इंडक्शन हो गया है, ईएमएफ आ गया। लिखिए डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में, व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल, व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल change with respect to time, when current in primary coil change with respect to time, then magnetic flux, then magnetic flux passing through, magnetic flux passing through secondary coil also change, which induces an EMF, which induces an EMF in, which induces an EMF in secondary coil. This phenomenon known as, क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। M between two coaxial solenoids, M फाइंड करने वाले हैं अब, दो कॉइल के बीच में M कैसे होता है, क्या रिलेशन होता है, वो फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, टू सोलेनोइड्स हैं, दोनों का अरेंजमेंट कोएक्सियल है, और डायग्राम बनाता हूं मैं कि क्या अरेंजमेंट है वास्तव में। जैसे एक मिनट, एक बार डायग्राम देख लें उसके बाद बनाएं। यहां पर एक ही फ्रेम पर दो कॉइल को मुझे वाइंड करना है, एक ही फ्रेम पर दो कॉइल को वाइंड किया जाना है। तो काफी कम टर्न बनाए ताकि डायग्राम समझ पाए, अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। और दोनों का एक्सिस एक ही है, कॉमन एक्सिस है, एक में टर्न N1 है, एक में टर्न N2 है, दोनों का लेंथ कॉमन ही है, L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमन है। हमें क्या समझना है यहाँ पर, M म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है ये जानना चाहते हैं इन दोनों सोलेनोइड के बीच में। हम कैसे फाइंड करेंगे M को, सोचो सोचो फटाफट। तो M कब होता है दो कॉइल के बीच में, जब एक में करंट फ्लो करने पर दूसरे से फ्लक्स लिंक होता है, तो उनके बीच में M होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। और सॉल्व करना चाहते हैं या तो हम, तो सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, एक में करंट फ्लो करने से दूसरे में फ्लक्स लिंक को फाइंड करेंगे पहले। तो टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी, ये कंसेप्ट लगाने वाले हैं, बस उससे M हमें मिल जाएगा।
तो करंट यहां फ्लो कर दिया है इस कॉइल के अंदर, ये करंट I1 फ्लो कर दिया है। I1 करंट फ्लो करने से जो ब्लू वाली कॉइल है जिसमें N2 टर्न है उससे पासिंग फ्लक्स हम देखने वाले हैं। तो M का लॉजिक तो यही रहेगा कि M इज इक्वल टू phi2 टोटल अपॉन I1, यानी कि N2 phi2 अपॉन I1, यानी कि N2 phi2 किसको बोलते हैं, B1A2 अपॉन I1। ये काम वही किया है जो थोड़ी देर पहले भी लिखा था, वैसा ही लिखा गया है। अभी वैल्यू वगैरह पुट नहीं किया जा कुछ भी ज्यादा। यहां तक कोई दिक्कत कि टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी, ये लॉजिक लगाना है। तो N2 phi2 अपॉन I1 हमें ये लिखना है। अब यहां पर I1 लिख दिया है, N2 की जगह N2 है, phi2 B1A2। B1 कौन है यहाँ पर, ये जो I1 करंट है उसका फील्ड, मतलब ये कौन है, ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, मतलब सेकेंडरी सोलोनॉइड जो होगी उसके वन टर्न से पासिंग फ्लक्स। तो फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 या 2, 1 वाला फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसको लिख देता हूं मैं, N2 की जगह N2 है, ये I1 है, B1 लिखना मुझे, कितना लिखूं, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। और A2, यहां दो एरिया नहीं, एक ही एरिया कॉमन एरिया, तो A लिख दिया मैंने, कॉमन एरिया एक ही है। ये एरिया का डायरेक्शन इधर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन। तो थीटा 0 होने से ही बी ए कॉस 0 1 होता है। ये करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा ना पूरे सोलोनॉइड में, मतलब इस ब्लैक वाली जो करंट यहां पर है उससे मैग्नेटिक फील्ड पूरे वॉल्यूम में ऐसे रहेगा इस डायरेक्शन। तो वही मैग्नेटिक फील्ड ब्लू वाली कॉइल से भी आर पार जा रहा है। तो ब्लू वाली कॉइल के हर टर्न से पासिंग फील्ड इतना ही है, ये म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू एरिया, ये फ्लक्स हो गया। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, M आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल, दिस इज M, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू सोलोनॉइड्स। यहां पर फिलहाल, अच्छा यहां तक कोई डाउट इसमें तो बता दीजिए जरा। अब इसमें हमने 1 वाले को तो प्राइमरी भी बोला है और 2 वाले को सेकेंडरी बोला है। किसी को भी हम प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक काम कर रहे हैं यहां पर अपन कि जैसे ये जो M आया ना, इसको M12 भी कहा जाता है। M12 से मतलब 1 को प्राइमरी माना है, 1 में करंट फ्लो किया और 2 का फ्लक्स देखा, फिर सॉल्व किया। इसका उल्टा किया जाए, 2 में करंट फ्लो कर दें, मतलब ब्लू वाले में करंट फ्लो कर दी जाए, तो फिर ब्लैक वाले के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स किसका फाइंड करेंगे, जिसमें N1 टर्न है, तो N1 तो यहां आ जाएगा, और ब्लू जिसका टर्न N2 है उसका मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट N2, आई तो कैंसिल हो जाएगा जो भी नाम दोगे उसका, अपॉन L इंटू एरिया। तो कोई फर्क पड़ेगा, फाइनली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M होता है सेम। यानी कि आप करंट किसी में भी फ्लो करें, प्राइमरी किसी को भी आप बनाएं, 1 को बनाएं या 2 को बनाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। इस कंसेप्ट को हम यहां चेक कर पा रहे हैं, हर हर जगह ऐसा चेक नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा हमेशा ही होता है कि एक में मतलब हम करंट किस में भी फ्लो करें, दोनों के बीच जो M होता है वो सेम ही आता है। तो M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ये लॉजिक भी हमें याद होना चाहिए कि दो कॉइल के बीच में M इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमने किसको प्राइमरी माना है किसको सेकेंडरी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब M हमें सॉल्व करना होता है ना, तो हम उस ढंग से प्राइमरी कंसिडर करते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि यहां तो दोनों से ही सॉल्व कर पा रहे हैं, किसी को भी प्राइमरी कंसिडर करें, चाहे ब्लू वाली कॉइल को या ब्लैक वाली, किसी को भी हम प्राइमरी कंसिडर करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों से हमें आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि किसी में भी हम करंट फ्लो करके M फाइंड कर पाए, पर होता सेम ही है। तो हम प्राइमरी वहां उस तरह से कंसिडर करेंगे ताकि हम सेकेंडरी का फ्लक्स सोल्व करके M को फाइंड कर पाए। देखते हैं अगला जो सिचुएशन है उसमें ये बात सामने आ जाएगी। तो M का फॉर्मूला क्या बन के बोल दो फटाफट, सबको बोलना है, दोबारा बोलो, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, कंफर्म। अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस क्या था सोलोनॉइड का,
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। जब सेल्फ था ना, दोनों जगह एन एन था, यूं कह दो, ये भी एन ये भी एन, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इस तरह से याद रखना और भी आसान हो सकता है। एम बिटवीन कोएक्सियल कॉइल एंड सोलेनोइड। एक तो सोलेनोइड है, और एक कॉइल है। इसमें टर्न एन सी, इसमें टर्न एन एस, इसका एरिया ए सी, इसका एरिया ए एस कह दिया हमने। लेंथ एल सोलेनोइड का। प्राइमरी सेकेंडरी अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन लॉजिक तो यही है। m इज इक्वल टू फाई टू टोटल क्या अपॉन I1, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी N2 फाई टू अपॉन I1, N2 B1 A2 अपॉन I1। बेसिक अप्रोच तो यही है। अभी वैल्यू पुट करना बाकी है गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें यहां पर एक को प्राइमरी कहना होगा, एक को सेकेंडरी कहना होगा। प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हम इस तरह से कहेंगे ताकि हम सोल्व कर पाए, क्योंकि हमें ही तो सोल्व करना है, ये एम फाइंड करना ना, सेकेंडरी का फ्लक्स सोल्व करना है प्राइमरी की करंट के अकॉर्डिंग। तो फ्लक्स सोल्व करना आसान कब होगा, वो लॉजिक भी हम बता देते हैं कि कब फ्लक्स सोल्व हम कर पाएंगे इजिली। जब जैसा अगर ज्यादा टर्न, वन से ज्यादा टर्न, जैसे कि यहां पर वन से ज्यादा टर्न ही है, कॉइल जो है सर्कुलर कॉइल, उसमें भी वन से ज्यादा टर्न है, सोलोनाइड में भी वन से ज्यादा टर्न है, मोर देन वन टर्न है। एन एस टर्न सोलोनाइड में है, एन सी टर्न कॉइल के अंदर है। तो जब ज्यादा टर्न होते हैं ना, तो जैसा फ्लक्स एक के लिए है वैसा सब के लिए हो तो हम सोल्व कर पाएंगे। जैसा फ्लक्स एक में है वैसा सब में है तो हम सोल्व कर पाएंगे आराम से टोटल फ्लक्स को, क्योंकि एक का फ्लक्स फाइंड करके इनटू एन कर देंगे। तो सभी टर्न के लिए एक जैसा फ्लक्स हो, इस तरह से हम प्राइमरी कंसिडर करें। प्राइमरी इसको कंसिडर करना ताकि जो सेकेंडरी बने उसके सभी टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होता हमें नजर आ जाए। बताइए प्राइमरी किसको मानेंगे, सोलेनोइड को या कॉइल को? सोलेनोइड को कि कॉइल को? तो कौन को मानते हैं कि सोलेनोइड को प्राइमरी मानेंगे, कि सोलेनोइड को प्राइमरी माना जाएगा? जो मानते हैं सोलेनोइड को प्राइमरी मानेंगे। कौन को मानते हैं कॉइल को प्राइमरी माना जाएगा? कुछ लोग कुछ भी नहीं मान रहे। देखिए यहां पर इस तरह से प्राइमरी मानेंगे हम ताकि सेकेंडरी जो बने उसका फ्लक्स सोल्व कर पाए। इसमें करंट फ्लो किया हमने, किसके अंदर? कॉइल के अंदर। जैसे कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कॉइल की वजह से। कहां प्रोड्यूस होगा? सेंटर में। इस कॉइल में करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कहां होगा? इसका फील्ड क्या यहां नहीं होगा क्या? क्या यहां नहीं होगा क्या? इसका फील्ड तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां। अब तो क्या फील्ड होगा इसका सब जगह, तो आसपास सब जगह इसका फील्ड होगा। अब सब जगह जब फील्ड होगा तो ये जो कॉइल है इसका फील्ड क्या सब जगह एक ही वैल्यू का रहेगा? कॉइल वाला फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हम जानते हैं लगातार डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। तो इस जो सोलेनोइड का इस टर्न के लिए अलग फ्लक्स रहेगा, इसके लिए अलग फ्लक्स रहेगा, इसका अलग फ्लक्स रहेगा, वो अलग अलग फ्लक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे हम, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। किसको प्राइमरी मानेंगे? सोलेनोइड को। तो जैसे ही सोलेनोइड को हम प्राइमरी कंसिडर करेंगे तो इसमें करंट फ्लो कर दिया हमने। अब करंट फ्लो जब इसमें कर दिया, सपोज ये करंट आई एस है, सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, कॉइल के सारे टर्न एक ही जगह पर हैं, तो जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है सभी कॉइल के टर्न के एक जैसा फ्लक्स पास हो रहा है, एक जैसा ही बी उनसे आर पार जा रहा है। तो यहां पर N2 की पहले बात करें, N2 तो हो जाएगा NC, और ये IS हो ही जाएगा। B1 लिखना मुझे, B1
किसका B1, कॉइल का, सोलोनॉइड का? म्यू नॉट एन एस आई एस अपॉन एल। ये फॉर्मूला जानते हैं ना सब? अगर कुछ के मन में सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, म्यू नॉट एन आई, तो स्मॉल एन की जगह एन बाई एल, तो म्यू नॉट एन एस आई एस अपॉन एल। अब रही बात एरिया की, एरिया 2 है। अब एरिया 2 मतलब इसका फ्लक्स लिख रहे हैं हम, इसको प्राइमरी माना, इसको सेकेंडरी माना। इससे पासिंग फ्लक्स तो पहले ही बात हम कर चुके हैं कि जिसका फ्लक्स लिखना है उसका पूरा एरिया तभी लेंगे जब पूरा एरिया से फील्ड पास हो रहा हो। तो यहां इस एरिया से तो फील्ड है ही नहीं, आर पार ही नहीं जा रहा। फील्ड तो ओनली इतने वॉल्यूम में है, इस वॉल्यूम में फील्ड है। तो ये एरिया खाली एरिया है, तो अननेसेसरी खाली एरिया काम में नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर A2 स्टार मैंने थोड़ी देर के लगा दिया कि सोच समझ के उसको काम में लिया जाएगा जरा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन और भी बनाई जा सकती है। मतलब अभी तो ये कोयल की साइज बड़ी है सोलोनॉइड से, छोटा भी हो सकता है, बराबर साइज का भी हो सकता है। तो हम कह दें कि इफ AC ग्रेटर देन AS देन A2 स्टार इज इक्वल टू AS, ये कहना चाहते हैं। इफ AC मतलब कॉइल का एरिया बड़ा है सोलोनॉइड के एरिया से, तो A2 स्टार की जगह AS आ जाएगा। AC लेस देन AS, A2 स्टार AC। मतलब कॉइल का एरिया छोटा है तो प्राइमरी तो सोलोनॉइड को ही बनाएंगे, लेकिन सेकेंडरी जब कॉइल बनेगी तो उसका जो एरिया है वही ले लेंगे, क्योंकि पूरा एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। तो दोनों में AS छोटा था तो AS लिया, AC छोटा था तो AC लिया, छोटा वाला एरिया। अगर दोनों बराबर ही हो, AC इज इक्वल टू AS, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल टू A हो तो A2 स्टार इज इक्वल टू A हो जाए, मतलब जो कॉमन एरिया है। तो रिजल्ट ये रहा कि जब दो अलग अलग एरिया इस सिचुएशन में हमें दिख रहे हैं, फ्लक्स लिखना चाहते हैं, तो छोटा वाला एरिया कॉमन वाला एरिया लिया जाएगा। या और एकदम कंसेप्चुअल कहें तो उतना एरिया लेते हैं जिससे कि फ्लक्स पास हो रहा होता है। तो फ्लक्स पास उस कॉमन एरिया से हो रहा है, तो कौन सा लेना, छोटा वाला एरिया। तो A2 स्टार, तो ये NC है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट NS NC, यहां क्या आएगा, AS अपॉन L, ये आ गया M। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए, इस डायग्राम के लिए लिखा हमने ये रिलेशन म्यू नॉट NS NC AS अपॉन, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला लिखूं अगर इसके लिए मैं यहां पर, जिसमें सारी बातें भी आ जाए, तो M फाइनल लिख दिया जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A स्टार बाई L। तो अब आप ही बताएंगे मुझे कि इसका मीनिंग क्या हुआ। N1 N2 क्या यहां पर नंबर किस किस के, या तो कॉइल एंड सोलोनॉइड के टर्न, किसी को भी N1 किसी को N2 कह दीजिए। ये किसका एरिया, छोटा वाला एरिया, कॉमन एरिया। तो A यहां पर है छोटा वाला या कॉमन, छोटा वाला एरिया। तो छोटा एरिया हमें कंसिडर करना या कॉमन एरिया कंसिडर करना, ऐसा कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। आया क्या समझ में, सबको आ गया, किन किन को नहीं आया, किस किस को आ गया समझ में? कोई भी डाउट कहीं लग रहा है तो बता दें, क्योंकि आपका ब्रेक का टाइम हो गया है। हो तो गया ना, कितने बजे होता है, 25, कोई बात नहीं। तो आज म्यूचुअल इंडक्शन आज पूरा हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और डायनेमिक ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा, डायनेमिक इमोशनल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा।